ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? शेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था और ये बता दिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए एक अच्छे शेल के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, है ना। और आइडियल शेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। क्लियर है क्या बात? बोलो। और मैंने आपको क्या बताया था? डिस्चार्जिंग ऑफ द शेल मैंने आपको डिस्कस किया था डिस्चार्जिंग में। हाँ भाई, डिस्चार्जिंग, हेलो बेटा, डिस्चार्जिंग में ये जो रेजिस्टेंस होता है, डिस्चार्जिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, VA माइनस VB, इट इज इक्वल टू E माइनस IR। और मैंने आपको इसके बीच में ग्राफ भी बताया था, VA माइनस VB और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से ग्राफ होता है। क्लियर है क्या बात? जब करंट 0 होगी तो EMF क्या होता है? E। और जब करंट EMF 0 होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इस तरीके से डिक्रीज करता जाता है। अब मैं डिस्कस करता हूं चार्जिंग ऑफ द बैटरी। चार्जिंग ऑफ द बैटरी, हेडिंग लिखो, चार्जिंग ऑफ द बैटरी। चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग में क्या होगा? जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, तो ये बैटरी होती है इस तरीके से, है ना, ये प्लस माइनस E और R ऐसे। तो चार्ज करेंगे, किसी सोर्स से चार्ज करेंगे, तो यहां पे तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसमें हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और इसके अंदर फिर करंट क्या है? जाती है। बात समझ में आते हैं? डिस्चार्जिंग में अलग केस है। अच्छा सुनो मेरा, वो जो आपने एग्जांपल भेजा है ना बेटा, वो तो टॉपिक है पोटेंशियल मीटर का। तो पोटेंशियल मीटर तो टॉपिक है, उसे मैं डिस्कस करूंगा तब वो अपने आप से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, वो SCV का होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा ना तब हो जाएगा, वो टॉपिक है, उसे पढ़ाने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, तो ये चार्जिंग है। और डिस्चार्जिंग में बैटरी से क्या निकलता है? डिस्चार्जिंग में बैटरी से करंट निकलता है ऐसे करके, ये रहा। और ये यदि E है और ये R है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना है आपको, चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस IR। लेकिन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये तो डिस्चार्जिंग है, ये है चार्जिंग। चार्जिंग में करंट कैसे जा रही है सिस्टम के अंदर? चार्जिंग में करंट जा रही है ऐसे, प्लस माइनस और प्लस माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये तो देखो बैटरी डिसाइड करती है ये तो। और करंट इधर जा रही है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब की बार इसे B और इसे A, यानी A और यदि मैं B मान लूं, तो अब की बार इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम चार्ज करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, देखना जरा ध्यान से, कैसे करेंगे अपन? इधर से चलेंगे ना, अरे ये है VA माइनस, प्लस से माइनस चलने, माइनस E, प्लस से माइनस चलते हैं IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? IR इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज, सॉरी, दिस इज VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा E प्लस IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू E प्लस IR ड्यूरिंग चार्जिंग। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मैंने आपको बताया था, करंट इसमें से निकलेगी ऐसे करके, यूं। तो ये कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। क्लियर है क्या बात?
देखो, जब हम चार्जिंग करते हैं, हम डिस्चार्जिंग करते हैं, है ना, बैटरी एक्ट एज ए लोड, ऐसे लिखो, चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी एक्ट्स एज ए लोड, ये लोड की तरह वर्क करती है। क्लियर है क्या बात? और अगर जो इसमें ईएमएफ इसका ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ए और बी, तो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसे याद ही कर लेता हूं, ई प्लस आई आर। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो कि ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक पॉइंट है ना। और द रेट विद द रेट इज इक्वल टू ई इंटू आई। ई इंटू आई के रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इस शेल के अंदर। पावर होती है ना, P इक्वल टू वी आई, मैंने आपको बताया था, P इक्वल टू वी आई, और V की जगह बस यहां पे ईएमएफ बैटरी ई सिंबल यूज कर रखा है, ये होती है जूल पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो इस वर्क डन अपॉन द बैटरी है इसमें, अगर जो करंट इसमें अंदर एंटर होती है तो ये चार्जिंग कहलाती है। और इसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर होती है। जैसे जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो करंट का ये तो सोर्स पावर प्लग से लगा देते हैं हम चार्जर को, और उसके थ्रू बैटरी हमारी चार्ज होती रहती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है विद द रेट ई इंटू आई। बात समझ में आ रही है नहीं? दूसरी बात, जब इसके अंदर करंट जाएगी तो इसमें से हीट भी प्रोड्यूस होगी। कितनी प्रोड्यूस होगी? हीट। तो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इनसाइड बैटरी बोले या शेल बोले। क्लियर है क्या बात? तो यदि इसमें करंट आई जाएगी तो इसमें से हीट किस रेट से निकलेगी? आई स्क्वायर आर के रेट से निकलेगी, आई स्क्वायर आर के रेट से निकलेगी। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, देन इलेक्ट्रिक पावर इनपुट, इलेक्ट्रिक इनपुट पावर। हां भाई, बोर्ड पे देखना, जब आप इससे किसी सोर्स से लगा दोगे ऐसे करके, चार्जर को जब आप लगाते हो तो इसमें से एनर्जी इनपुट होगी और किसमें चली जाएगी? एक तो बैटरी में स्टोर हो जाएगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट में भी प्रोड्यूस होती रहती है। तो जो इलेक्ट्रिक इनपुट पावर होगी, जो हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी होगी? ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। नहीं आई बात समझ में? जब आप अपनी चार्जर को, मोबाइल को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपका मोबाइल फोन गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट पावर है, जो आपने पावर सप्लाई से या जाने पावर प्लग से जो पावर सप्लाई ले रहे हो, तो ये शेल एक लोड की तरह वर्क करता है, ये तो लोड की तरह वर्क करता है, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर तो होती है, लेकिन साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इसमें कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती रहती है। तो जो इनपुट पावर होगी वो कहां कहां पर डिवाइड हो जाएगी? एक तो एनर्जी स्टोर में ईआई में, और एक हीट प्रोड्यूस पर सेकंड में, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस इन साइड बैटरी में स्टोर हो जाएगी। के दौरान हमारी शीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको एससीवी वगैरह में नहीं मिलेंगे, लेकिन शीट में मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो ड्यूरिंग लिख लो आप इसे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी acts as a source of potential difference। जब डिस्चार्जिंग होती है तो ये बैटरी है, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर की, तो इसमें से करंट निकलती है और ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। तो बोर्ड पे देखो, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द रेट एट विच केमिकल एनर्जी is converted into chemical energy is consumed। इसमें से केमिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, वो होती है E इंटू आई। जैसे पावर बताया था ना, P इक्वल टू V इंटू आई। तो केमिकल एनर्जी का रेट ऑफ कंज्यूम क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और इसमें से जितनी करंट निकल रही है, जितनी ज्यादा करंट निकलेगी उतनी ज्यादा इसमें से केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, बोर्ड पे देखो, जब इसमें से करंट निकलती है यानी डिस्चार्जिंग में, तो करंट तो इस रेजिस्टेंस से भी थ्रू होगी। तो करंट रेजिस्टेंस में, इस आर में करंट ऐसे फ्लो हो या करंट ऐसे फ्लो हो? भाई करंट फ्लो होगी जब रेजिस्टेंस में किसी भी केस में, जैसे इसमें या इसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी, यानी कि ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगी। तो लिख देता हूं मैं इसे, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैटरी, है ना, इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सेम रेट से तब भी एनर्जी यानी हीट प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो। क्लियर है क्या बात? अच्छा, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, इसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, EI। जैसे मान लिया इसमें से 100 जूल एनर्जी निकली, ठीक है, कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मान लिया 5 जूल एनर्जी तो इस बैटरी में हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गई। तो जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो एनर्जी कितनी जाएगी, 100 इसमें से निकली, 5 तो इसने ही खाली बैटरी ने, तो 95 वहां चला जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो मैं लिख देता हूं, हीट प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बैटरी कितनी होगी, इज इक्वल टू, इसमें से कितनी निकली, EI, और बैटरी ने कितना कंज्यूम कर लिया खुद ने, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यदि आप इसमें से आई कॉमन ले लोगे तो E माइनस आई आर बचेगा। क्लियर है क्या बात? और बोर्ड पे देखो इधर, और दिस इज E माइनस आई आर, और बोर्ड पे देखो, ये यदि पोटेंशियल A और पोटेंशियल B है तो VA माइनस BB, E माइनस आई आर होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये I इंटू VA माइनस VB लिखा हुआ है, और दिस इज I इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस आउटसाइड द बैटरी। मैंने आपको बता दिया शेल के बारे में, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, है ना भाई। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो ड्यूरिंग चार्जिंग कितना होता है बेटा? ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी कितना होगा, जल्दी बताओ, बोलो। E प्लस आई आर, हाँ, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E माइनस आई आर। अच्छा, अब देखो, इफ लोड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट,
लोड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, दैट इज सर्किट इज ओपन। मान लेते हैं आप एक बैटरी लेकर के आए, शेल लेकर के आए ऐसे, और आपने इसे ओपन ही रख रखा है ऐसे करके। अगर जो ओपन होता है तो रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट, है ना। तो क्या मेरे को आप अब इस VA माइनस VB बता सकते हो? VA माइनस VB कितना होगा इस केस में? जब इसमें से करंट जीरो फ्लो होगी तो क्या आप मेरे को VA माइनस VB बता सकते हो इस केस में कितना होगा? हां बता सकते हैं, बोर्ड पे देखो, E और R बताओ जरा। A और B में पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितनी है इसमें? जीरो। जब करंट जीरो होगी, ये देखो ये रेजिस्टेंस R है और करंट इसमें है जीरो, तो मेरे को ये X और Y में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा? हाँ, जब इसमें करंट जीरो है तो X और Y का पोटेंशियल सेम होता है, ये एक तार की तरह वर्क करता है। इसमें करंट कितनी है बेटा? जीरो। तो यहां से चलेंगे, देखो VA प्लस से माइनस कम हो रहा है E, और यहां पे करंट कितनी है? I इंटू R आना चाहिए था ना, या तो प्लस या माइनस, लेकिन करंट है जीरो, तो यहां पे जीरो आ जाएगा और कितना जाएगा? VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू E होता है। ध्यान रखो, जब किसी रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, यानी कि ये केवल एक वायर की तरह वर्क कर रहा है। यहां भी पोटेंशियल सेम है, यहां भी पोटेंशियल सेम है। तो जब आप एक बैटरी खरीद के लाते हो अपने घर बाहर से बैटरी, और वो ओपन है, बस ऐसी रखी हुई है, तो उसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लिया आप 2 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए और ये ओपन है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरा होगा 2 वोल्ट, जितने की लेकर के आते हो आप। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन जैसे ही आप, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप इस बैटरी को एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर दोगे तो इसमें कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगी, सही, कुछ ना कुछ करंट तो होगी। तो बैटरी के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग E माइनस आई आर। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर जो आप 2 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए हो तो 2 वोल्ट में से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम से कम होगा उतना उस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी में डिक्रीमेंट उतना कम होगा। तो R की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। किस पे? नहीं, टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा बताओ? कि इसमें से, हाँ मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात। अगर जो मान लिया ये बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी है, मान लिया, कितने वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही रहेगा, चाहे इसमें से करंट कितनी भी देर तक निकलती रहे। और जब इसमें से डिस्चार्ज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा फिर, लेकिन ये 2 वोल्ट की बैटरी रहेगी हमेशा। समझ में आई ना बात? करंट निकलती रहेगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन ये जितने वोल्ट की बैटरी है ना उतनी ही रहेगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा ये। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड करेगी कि धीरे धीरे, जैसे मान लिया इसमें 1000 जूल एनर्जी थी, 1000 जूल, 1000 जूल, तो धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा E माइनस आर ही होगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करता वो। ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने आपको बता दिया, ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट जब शेल को लाओगे तो ईएमएफ
जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द शेल वही होगा जो बैटरी का ईएमएफ होता है, लेकिन जब उसे आप लगा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। क्लियर है क्या बात? अब हेडिंग डालो, जैसे मान लिया आपने एक रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, है ना। ईएमएफ ई और आर की बैटरी को यदि आपने कनेक्ट कर दिया तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो ई अपॉन आर प्लस आर होती है। तो हेडिंग ऐसे लिख लो, आउटपुट पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो जब आप इसमें से करंट निकाल लोगे तो इसमें से आउटपुट पावर निकलेगी, पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर, लोड रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी होगी भाई, ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, दिस इज द आउटपुट पावर। समझ में आ रही है बात? तो बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस इज द आउटपुट पावर। कॉपी करो। अच्छा अब ये देखो, क्या अब मेरे को जैसे ये आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर को यदि मैं y मान लूं तो आउटपुट पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यदि मैं आउटपुट पावर को y मान लूं और लोड रेजिस्टेंस को x मान लूं, है ना, तो जो पावर होगी, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, बैटरी का ईएमएफ तो कांस्टेंट है, मान लिया आपने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया। जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जो वेरी कर सकता है, तो जो फिक्स्ड, देखो यहां पे रफ में लिख लेना, रफ में फिक्स्ड रेजिस्टेंस को तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया आपने यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रखा है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो जैसे आप कैपिटल आर को वेरी करोगे तो आउटपुट पावर भी वेरी करेगा। तो मेरे को ये बताना है अपने को, यदि मैं आउटपुट पावर को y और वेरिएबल रेजिस्टेंस को x मान लेता हूं, x मतलब जो वेरी कर सकता है, तो ग्राफ कैसे बने, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, p को मान लेते हैं y और ये ई स्क्वायर, और कैपिटल आर को मैं वेरिएबल मान लेता हूं और इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस आर का होल स्क्वायर। तो क्या आप मेरे को यानी कि आउटपुट पावर और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि y और x के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ मेरे को बना करके दिखा सकते हो? किस प्रकार से बनाना है, देखो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये है आपका आउटपुट पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो आउटपुट पावर यानी इसके अक्रॉस जो पावर है वो डिपेंड करती है किस पे, आर पे डिपेंड करती है। तो आर, यह है पी एज ए फंक्शन ऑफ आर यदि जीरो होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस यदि जीरो है तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, जब आप जीरो रखोगे तो पावर भी कितना होगा, जीरो। यानी आर यदि जीरो है तो पावर भी कितनी होगी, जीरो होगी। अच्छा आप ये देखो, यदि आर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई, तो मेरे को क्या आप इनफाइनाइट पर पावर की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? नहीं पड़ी तो लिमिट में बताएंगे, आप लिख लेना लिमिट में। ये होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब आप यहां पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, यहां भी इनफाइनाइट यहां भी इनफाइनाइट, तो ये बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, 7, ये आपको मैथ्स में पढ़ेंगी, उसमें से एक है जो यहां पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रही है। क्लियर है क्या बात, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट।
तो इसमें देखो कैसे करेंगे, ई स्क्वायर अपॉन यह जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है क्या बात? या आप ऐसे देख लो, इसमें से आर कॉमन लेके, आर स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा। तो इनफाइनाइट पर पावर आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और आर की जगह आप इनफाइनाइट रख दोगे तो देखो ई स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट 1 प्लस आर अपॉन इनफाइनाइट, तो सब ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इनफाइनाइट पर भी जो होगी आर एज ए फंक्शन ऑफ, यहां पे ये भी जीरो होगी और ये भी जीरो होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। देखो मैं बताऊंगा, पहले आप कॉपी करो। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट पे जीरो। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे मैथ्स में, वैसे तो आपको आना चाहिए था, इस फंक्शन का यदि ग्राफ बनाते हो तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना? पहले इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, और एक पॉइंट पर पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब रेजिस्टेंस जीरो है तो भी पावर जीरो है, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट, तो भी पावर जीरो आएगी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पर भी पावर क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिस पर पावर मैक्सिमम होगी। तो हम कैसे निकालें उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स, मैक्सिमम मिनिमा यूज करेंगे। तो मेरे को जैसे ये है, ये पावर है ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, तो मेरे को मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डीपी अपॉन डी आर कर दूंगा, यानी आर के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो देखो कैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं आसानी से, ई स्क्वायर आर और आर प्लस स्मॉल आर की पावर -2, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, आर, और इसका डिफरेंशिएशन -2r प्लस आर की पावर -3। क्लियर है क्या बात? डिफरेंशिएशन, इसे छोड़ो, अब मैं तो इसे साफ कर देता हूं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। तो ई स्क्वायर -2r अपॉन आर प्लस आर की पावर 3 अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर की पावर 3, है ना, -2r प्लस आर प्लस आर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू -r प्लस आर अपॉन आर प्लस आर की पावर 3, ये आ गया डीपी अपॉन डी आर, है ना? इधर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएट करके, क्योंकि आर एक वेरिएबल है ना, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डीपी अपॉन डी आर को जीरो रख देंगे। तो जब आप इसे जीरो के बराबर रखोगे, तो जीरो के बराबर रखोगे ई स्क्वायर आर माइनस कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर की पावर 3 को जीरो रखेंगे, तो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, यानी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, यानी ये RL ही है। देखो बेटा, ये RL ही है, लोड रेजिस्टेंस को मैंने R ही लिख रखा है। लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल, लोड रेजिस्टेंस should be equal to internal resistance of
बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के इक्वल होना चाहिए। तो जितना, यदि ये R है तो लोड रेजिस्ट, ये भी लोड रेजिस्टेंस भी R ही होना चाहिए, तभी पावर क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखो, है ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर कब होगी भाई, मैक्सिमम पावर तब होगी जब ये रेजिस्टेंस R के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? देखो ये तो बैटरी है, इस बैटरी से तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो मार्केट से लाते हैं हम चेंज क्या कर सकते हैं, जो हम बैटरी के टर्मिनल पर लोड लगा रहे हैं उसको वेरी कर सकते हैं, हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो मेरे को यहां पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस, और ये सोर्स है, सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस यदि सेम हो गया तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकलेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? और मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी तो देखनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, देखो एक बार, यदि ये R है और ये भी R है तो करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट में, ये होगी E प्लस R प्लस R, यानी E/2R फॉर P मैक्स, मैक्सिमम पावर के लिए करंट की वैल्यू होगी सर्किट में E/2R, और जो यहां पे पावर डिस्पेट होगी, पावर कितनी होगी भाई, पावर आउटपुट I² R। क्लियर है क्या बात? I की वैल्यू होती है E/2² इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो E²/4R² इंटू R से R कट जाएगा, तो मैक्सिमम पावर जो होगी इट विल बी इक्वल टू E²/4R होगी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इस ग्राफ को देखने से आपको यह भी पता लगेगा कि, ग्राफ देखो, आउटपुट पावर और रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ है ना, यहां पे बनाएंगे हम दोबारा से। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है ना, और ये हो गया आउटपुट पावर जो कि इस पे डिपेंड करेगी, के बीच ग्राफ इस तरीके से आता है। और जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर होती है, सही, लेकिन है ना, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, E²/4R। लेकिन आपको इस ग्राफ को देख के ये पता लगेगा कि पावर की वैल्यू दो लोड रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए एक पावर आउटपुट सेम होगी। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? इट इज क्लियर फ्रॉम above graph that for two values of load resistance, there is same power dissipation across load resistance, तो मेरे को आप बता सकते हो जो पावर का फॉर्मूला आया था, पावर का फॉर्मूला अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कितना आया था, बोर्ड पे देखो, जो पावर का फॉर्मूला आया था वो आया था E²R/R+R का होल स्क्वायर, है ना। तो मेरे को R1 और R2 में रिलेशन लेकर के आना है, तो बोर्ड पे देखना एक बार, जो P है, P, और ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, E² इंटू R, ये हो जाएगा R² प्लस R² प्लस 2R इंटू R, E² इंटू R। तो मैं एक बार P इसके नीचे ले जाता हूं, P यहां पे ले जाता हूं, यहां पे, तो R² प्लस R कॉमन लेके 2R माइनस E²/P प्लस R² इक्वल टू 0। तो ये कैपिटल R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यदि आपने पढ़ा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने पढ़ रखा होगा, तो यानी कि दो रूट होंगे इसके। हाँ, तो यदि मैं इसके जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन दो होंगे R1 और R2, तो यदि मैं आपसे R1 इंटू R2 पूछूं तो कितना होगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो यानी कि इट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 इनटू कैपिटल R, रूट R1 R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से सुनो कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लिया, ये देखो, हाँ मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया ये 2 ओम है, तो एक दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ मेरे को कि उसमें इतना ही इनपुट पावर हो, आउटपुट पावर सेम हो, कि जो कि 2 ओम को लगाने से, जैसे मान लिया आपने 2 ओम लगाया और ईएमएफ कुछ है इसका, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया 0.5 है, तो इसके अक्रॉस आउटपुट पावर कितनी है, P1, मान लिया P है कुछ आउटपुट पावर। तो मेरे को आपको यह बताना है कि मैं इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं, ये बताओ मेरे को कि मैं इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं कि इसमें से भी जो पावर आउटपुट है वो सेम हो। तो फिर तो चक्कर पड़ जाएगा ना यदि आपको नहीं पता फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से मैं R2 की वैल्यू निकाल लूंगा। R2 की वैल्यू होगी R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू तो कितना है, 0.4 का स्क्वायर, और R1 कितनी है बेटा, R1 है यहां पे 2 ओम, तो 5×25/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.125 ओम। समझ में आ रही है नहीं बात, है ना। तो 2 ओम तो इधर होगा देखो, और 0.125 ओम इधर होगा, यानी कि 2 ओम के लिए और 0.125 ओम के लिए इस बैटरी के लिए आउटपुट पावर सेम होगी। यानी कि दो वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस के लिए सेम आउटपुट पावर होता है, और उन लोड रेजिस्टेंस का रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी से इतना होता है। कर दूं साफ, है ना। अभी और नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी ऑफ बैटरी, है ना, इफिशिएंसी ऑफ बैटरी। किसी भी सिस्टम की इफिशिएंसी से आप क्या समझते हो, आप कभी भी इफिशिएंसी को जनरली नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम की इफिशिएंसी जो होती है ना, वो क्या होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है या कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लिया व्यक्ति ने 100 जूल खाना खाया, 100 जूल एनर्जी का खाना खाया, और उसने काम किया 75 जूल। तो इसमें इनपुट क्या हुआ बेटा, इनपुट हुआ इसमें 100 जूल, और आउटपुट क्या हुआ इसमें 75 जूल। तो इस पर्सन की इफिशियंसी कितनी आई, 75/100, ये आई इफिशियंसी 0.75। और यदि आप इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इसमें आउटपुट डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाती है। ये केवल पर्सन के लिए नहीं है, ये किसी भी सिस्टम के लिए है। यदि कोई भी सिस्टम है, कैसा भी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, या कोई भी पर्सन भी एक प्रकार से मशीन ही है, तो इसमें हम इनपुट देखेंगे और आउटपुट देखेंगे, और इफिशियंसी का फॉर्मूला हमेशा अपने जीवन भर में यही लगाएंगे।
आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो इफिशियंसी हो गई। और अगर जो परसेंटेज में निकालनी है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमेशा वैलिड है हर प्रकार के सिस्टम के लिए। अब हम यहां पे बैटरी के बारे में समझते हैं। तो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और इसका ईएमएफ आई और ये रेजिस्टेंस आर है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो आप इसमें इनपुट पावर दे रहे हो, इनपुट पावर कितनी है भाई? जो बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना, सॉरी, केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, किस रेट से केमिकल एनर्जी को बैटरी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम करके, वो रेट होता है EI। नहीं आ रही बात समझ में? साथ में जो आउटपुट पावर होता है, आउटपुट पावर तो यहां से होती है I² इंटू R। ये है आपकी आउटपुट का मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जैसे यहां पे डीसी मोटर लगा दिया आपने, तो डीसी मोटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है या जितना आउटपुट दे रही है, तो जो आउटपुट पावर होगा, वो कितना होगा? वो होगा I² इंटू R। तो जो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी ऑफ द बैटरी कितनी होगी? आउटपुट पावर है ना, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो आउटपुट पावर I² R होगा और इनपुट पावर E इंटू I होगा, I/R इंटू E। और I को भी लिख सकते हो आप इसमें करंट कितनी होती है? E/R+R। तो बोर्ड पे देखो, इसे हम लिख लेंगे E/R+R इंटू R/E। तो आउटपुट पावर हो गया R+R, इफिशियंसी हो गई R/R+R इज द इफिशियंसी। और यदि आप परसेंटेज में इफिशियंसी निकालना चाहते हो तो कितनी हो जाएगी? R/R+R इंटू 100। नहीं आ रही बात समझ में? दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी विच डिपेंड्स अपॉन लोड रेजिस्टेंस R and internal resistance of the battery, and this is the ratio of the efficiency। लेकिन ध्यान से सुनो, for maximum power output, ध्यान से सुनना बेटा, R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सौजन्या? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R और कैपिटल R दोनों होने चाहिए बराबर, तभी आएगी। तो इफिशियंसी कितनी होगी परसेंटेज में? R/R+R इंटू 100, यानी कि R/2R इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। यानी कि बोर्ड पे देखना जरा, मैक्सिमम इफिशियंसी जो है सिस्टम की, मैक्सिमम इफिशियंसी 50% हो सकती है। देखो बोर्ड पे, यानी कि बोर्ड पे देखना इधर, आउटपुट पावर मैक्सिमम कब है? आउटपुट पावर मैक्सिमम कब है? R इज इक्वल टू कैपिटल R पर P मैक्स, फिर तो इससे कम ही आउटपुट आएगा। तो इफिशियंसी जो होगी इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी? जब आउटपुट पावर मैक्सिमम होगा। तो आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होगा? इतना ही मैक्सिमम हो सकता है। तो ये इफिशियंसी बैटरी की 50% है, 50% से ज्यादा इफिशियंसी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है नहीं? ये क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम पावर के, पी मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आता है, उसे ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास 1 ओम का और 10 वोल्ट की बैटरी है, और इस तरीके से हम पे रेजिस्टेंस है ना, ये एक बैटरी है, ऐसे भी बना देते हैं बैटरी को, है ना। और ये है हमारे पास R, ये 3 ओम, ये है 6 ओम, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R so that power output is मैक्सिमम पावर आउटपुट हो इस कैपिटल R की वैल्यू।
ये है आपका 10 वोल्ट और ये 1 ओम, है ना। तो ये बैटरी है, बैटरी के अक्रॉस ऐसे करके ये सिस्टम लगा रखा है ऐसे। तो इस बैटरी की आउटपुट इफिशिएंसी यानी आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होगी, जब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला और ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। समझ में आ रही है बात। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये रेजिस्टेंस ये 2 ओम और ये कितना है R। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा बैटरी के अक्रॉस R+2 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। हाँ तो -1 ये तो मैंने क्वेश्चन दिया था, इसे चेंज कर लो थोड़ा सा, तो इसे 5 ओम लिख लो आप, सही है ना। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो इसका मतलब मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए ये जो बैटरी का रेजिस्टेंस है R+2 और ये 5 ओम के बराबर होना चाहिए। तो R बराबर 3 ओम रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो R की वैल्यू यदि 3 ओम है तो इस बैटरी की आउटपुट पावर जो होगी वो मैक्सिमम होगा। ये समझ लीजिए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, ये है ना। तो ऐसे करके है। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ द बैटरी। ग्रुपिंग ऑफ द बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ द बैटरी का मतलब है या तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे या उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दो प्रकार से ग्रुपिंग होती है। तो पहला मैं कर रहा हूं सीरीज कनेक्शन, है ना, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में हम बैटरी को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए बैटरी कैसे हम लगाएंगे, जैसे मान लिया हमारे पास ये बैटरी होती है, ये प्लस माइनस, ये बैटरी होती है प्लस माइनस, ये बैटरी होती है प्लस माइनस, बोलो ऐसे करके। तो यदि इन बैटरी को आप इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, हाँ जैसे मान लिया कि बैटरी है E1 EMF R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये बैटरी है E2 और R2, फिर ये बैटरी है E3 और R3। नहीं आई बात समझ में। और बहुत सारी बैटरी लगा दी मैंने आपको, तो ये EN और RN। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है नहीं। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ अदर एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही है बात। तो ग्रुपिंग ऑफ द शेल ये है, करो कॉपी एक बार कोई से जरा। ये ग्रुपिंग ऑफ द बैटरी है। मान लिया एक बैटरी आपने यहां पे ऐसे लगा रखी है यूं करके, प्लस माइनस ऐसे लगा रखे यूं, है ना। अब इस बैटरी को क्या करेंगे हम, एक रेजिस्टेंस से यदि कनेक्ट कर दें तो क्या मेरे को आप इसमें करंट बता सकते हो कितनी फ्लो होगी। हाँ बता सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने जब आपको पढ़ाया था केवीएल केसीएल तो उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि यदि सीरीज में एलिमेंट जुड़े हो बैटरी या रेजिस्टेंस, तो हम उनकी पोजीशन में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन में कैसे इंटरचेंज करेंगे, बोर्ड पे देखो, ये R1 R2 R3 RN को मैं साइड में लिख लेता हूं ऐसे करके, यूं लिख लूं R1 R2 R3 RN। क्लियर है क्या बात। साथ में E1 E2 E3 EN को मैं इधर की साइड लिख लेता हूं, जैसे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। दिस इज E1 E2 E3 EN। नहीं आ रही बात समझ में। तो मैं सीरीज में क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं ऐसे, और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस R। नहीं आई बात समझ में। अब बोर्ड पे देखो, इनको मिलाकर के ईएमएफ कितना हो जाएगा बता सकते हो भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, और इनको मिला के रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो इधर, इन्हें मिला करके मैं एक E इक्विवेलेंट लिख देता हूं और इन्हें मिला करके मैं एक R इक्विवेलेंट लिख देता हूं। तो इसके इक्विवेलेंट सिस्टम ये बन जाएगा, इसके इक्विवेलेंट, जिसमें कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 En, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 और Rn। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है यहां पे, लोड रेजिस्टेंस R। तो क्या आप मेरे को इसमें करंट बता सकते हो? हां बता सकता हूं। ऐसे लिख देंगे, वेयर इक्विवेलेंट इज R इक्विवेलेंट इज दिस, I is what, I is E equivalent upon R plus R equivalent. This is the current in this circuit. करा देता हूं, सवाल भी करा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लिया हमारे पास 2 वोल्ट 10 बैटरीज या 10 शेल भी लिख सकते हैं, 10 बैटरीज ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm are connected with external resistance 5 ohm। क्लियर है क्या बात? as shown in figure। हाँ देखो एक मिनट, ऐसे है ना, मतलब 10 बैटरीज हैं ये, यू करके यू, और एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इसमें 5 ओम का। ये 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, है ना, फर्स्ट 2, और कौन सी बैटरी, 10 बैटरी है। तो इसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी करंट निकालनी है। फाइंड करंट हाँ इन द सर्किट। तो कैसे निकालेंगे, देखो बोर्ड पे देखो, सबकी पोलरिटी एक सी है। देखो इसमें क्वेश्चन में, अभी मैं अगला सवाल चेंज कर दूंगा, तो सबकी पोलरिटी सेम है, तो जो ई इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट, और जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 10, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 ओम। साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस आर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट निकालनी है हमें। तो कितनी आएगी भी करंट, इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कितना है, 20 अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 15, 4 अपॉन 3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर होगी इस क्वेश्चन में। ये जो दो, इसमें कितने शेल लगे थे, 2 शेल। अब मैं इस 2 शेल में, इन 10 सेल में से 10 सेल लगे हैं, 10 सेल में 2 शेल की पोलरिटी चेंज कर देता हूं, है ना। तो क्वेश्चन लिख लो ऐसे करके, इन द अबव क्वेश्चन, इफ इन द अबव क्वेश्चन polarity of 2 shells is reversed, find the current। देख लो, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। 2 शेल की हमने पोलरिटी चेंज कर दी, तो आपको इसमें करंट बतानी है। बात समझ में आई? तो मेरे को आप ई इक्विवेलेंट बता दो और आर इक्विवेलेंट बता दो। इक्विवेलेंट के, हाँ वेरी गुड। सुनो कि जब आप बैटरी को, जैसे मान ली ये कितने, 1 2
3 और ये तो हो जाएंगे 8, 1 2 और 8, और 2 की पोलरिटी आपने कर दी रिवर्स, है ना। तो ऐसे करके ये 1 और ये 2, तो ये तो हो जाएगा आपका 16 वोल्ट प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 4 वोल्ट। तो जो ई इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का ईएमएफ कितना आएगा भाई इक्विवेलेंट, क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। समझ में आ रही है नहीं बात, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 और 100 10, ये हो जाएगा 10 ओम। तो जो करंट होगी इसमें आई, वो कितना होगा इक्विवेलेंट अपॉन 5 प्लस आर इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। तो इक्विवेलेंट कितना होगा 12 अपॉन 5 प्लस आर इक्विवेलेंट कितना होगा 10, तो 12 अपॉन 15, तो 3 चौक 12 3 पंजे 15 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। देखो जब हम पोलरिटी चेंज करेंगे बैटरी की, यहां पे देखो, जैसे मान लिया हमारे पास ये 3 बैटरी है, ध्यान से देखो इधर, मान लिया 1 वोल्ट 2 वोल्ट और ये मान लिया हमारे पास, ये मान लिया 4 वोल्ट 2 वोल्ट और 0.5 वोल्ट है, और ये 1 ओम 2 ओम और 1.5 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ तीनों को ऐसे जोड़ देंगे, पोलरिटी तो सबकी हेल्प कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस तो बेटा जुड़ ही जाते हैं ना ऐसे। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 4 to 0.5, ये हो जाएगा आपका 6.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 1.5, ये हो जाएगा 4.5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसे। क्लियर है क्या बात, बोलो ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर जो मान लिया आपने इसमें एक पोलरिटी ऐसे कर दी, एक की पोलरिटी ऐसे करके, ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये तो हो गया 4 वोल्ट 1 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, और ये हो जाएगा 1.5 ओम और 0.5 वोल्ट। समझ में आई बात। तो पोलरिटी क्या होगी ऐसे करके होगी, और 3 रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा 4 वोल्ट 2 वोल्ट 0.5 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 1.5 ओम। तो ये बताओ, ये पोलरिटी तो चेंज हो जाएगी, 4 और 2 6 और 0.5 अपोजिट है, तो ये 5.5 वोल्ट होगा, सही है ना बात। लेकिन रेजिस्टेंस तो अभी भी कितना होगा 4.5 ओम, इसकी पोलरिटी थोड़ा ना होती है रेजिस्टेंस की। क्लियर है क्या बात, नहीं साफ कर दूं क्या। हाँ, तो रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, रेजिस्टेंस तो जुड़ेंगे ही हमेशा, लेकिन यदि पोलरिटी चेंज है तो पोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। ग्रुपिंग में दूसरा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। बात समझ में आ रही है नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये हमारे पास बैटरीज है, ये हमारे पास बैटरीज है, ऐसे करके ऐसे करके, और हम इन्हें इस तरीके से जोड़ देंगे यूं करके। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन E1 E2 E3 R1 R2 R3, है ना। इंप्लाइज दैट कैसे, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3। क्लियर है क्या बात, ये हो गया। और दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी। तो इसके इक्विवेलेंट आपको एक ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये ए और बी के बीच में जो बैटरी बनेगी उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको। इसके इक्विवेलेंट यानी कि ए और बी पर जो पोटेंशियल है, हाँ, तो निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे वो देखना है अपने को।
देखो बोर्ड पे ये हम निकाल चुके हैं। जैसे मान लिया बैटरी है ना, ऐसे मैं 3 के लिए निकाल देता हूं, बाकी के लिए आप कर देना। ये E1 R1, E2 R2, E3 R3, तो हमें A और B यानी VAB निकालना है, VAB पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई सर्किट सॉल्व करना हो इस तरीके का, ये सर्किट है हमारे लिए, तो सर्किट है, औरों के लिए ये 3 बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये सर्किट है, और इस सर्किट का A और B के बीच EMF निकालना है अपने को। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट करूंगा सबसे पहले बैटरीज को। क्यों शिफ्ट करूंगा वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर लिया इधर की साइड A और B में, है ना, और ये E1, E2, E3। तो यदि यहां मैं पोटेंशियल 0 मानूंगा तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो यहां पे होगा E1, यहां पे होगा E2 और यहां पे क्या होगा भाई, E3। तो इस पॉइंट पर VB तो मेरे को पता लग गया 0, और VA नहीं पता, तो इसे क्या मान लूंगा मैं, X। और X की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर मैं नोडल एनालिसिस लगा दूंगा। कैसे, किधर भी करंट मान लो, मान लिया I1 इधर से आई, चलो I2 इधर से आई, और I3 इधर चली गई, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। समझ में आ रही है बात? तो I1 क्या होगा, ये R1, R2, R3, और ये हो गई I1, ये प्लस से माइनस, तो I1 क्या होगी, E1 माइनस एक्स अपॉन R1। अच्छा बोर्ड पे देखो, I1 की वैल्यू E1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे तो x है, यहां भी x है, E1 माइनस एक्स अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस एक्स अपॉन R1, और I3 की वैल्यू कैसे होगी, x माइनस E3, x माइनस E3 अपॉन R3। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। तो अब देखो, E1 अपॉन R1, x अपॉन R1, E2 अपॉन R2, x अपॉन R2, और x अपॉन R3, E3 अपॉन R3। थोड़ा सेट कर लेंगे सर, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 इज इक्वल टू x कॉमन लेके 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो जो x की वैल्यू आएगी वो E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1, R2, R3 आएगी। सही है बात? तो VA की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x, और VB की वैल्यू थी 0। तो मेरे ख्याल से आपको अब इस और इस पॉइंट के बीच EMF पता लग जाएगा। तो VAB ये तो कितना होगा भाई, VA माइनस VB आएगा। सुजन्या समझ में आ रही है बात? नहीं बोलो। यानी कि यही जो होगा ये इक्विवेलेंट, यानी इन दोनों के बीच में जो बैटरी बनेगी उसका इक्विवेलेंट यही होगा, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपॉन R3। क्लियर है क्या बात? ये तो इक्विवेलेंट हो गया। साथ में यदि आपको इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, फॉर R इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट द बैटरीज, सभी बैटरीज को आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। तो शॉर्ट सर्किट करने से ये हो गया ना शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये तो 3 रेजिस्टेंस क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल में आ जाएंगे। ये रहा A और B के बीच R1, R2, R3, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। ये बात है, समझ में आ रही है बात? नहीं तो इसका मतलब अगर जो कितनी सारी बैटरी, जैसे ये और भी मैं बता देता हूं, ये है ना, ऐसे करके
यदि ये पैरेलल में लगी है तो इनके इक्विवेलेंट जो बैटरी का कॉम्बिनेशन बनेगा इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का, तो ये तो E1 R1 E2 R2 और EN RN हो गई। तो जो इक्विवेलेंट होगा उसे हम E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन EN अपॉन RN डिवाइडेड बाय एंड सो ऑन ऐसे कर लेंगे। क्लियर है क्या बात? ये साथ में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, R2 RN ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज द हाउ टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको समझ में आ भी जाएगा इसमें, है ना। चलो सवाल की जगह मैं थ्योरी करा देता हूं क्योंकि अभी उसमें रह गई है। जैसे ही मान लिया फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, मान लिया हमारे पास E और ये R है, ER ER ER, रिजॉल्व कर देंगे। बैटरी एक्चुअली औरों के लिए बैटरी होगी, हमें तो सर्किट है ना। मैं बताऊंगा अभी। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि EMF E2 E3 और EN सभी E के बराबर है और R1 R2 भी सभी बराबर हैं, तो बोर्ड पे देखो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NE और ये बन जाएगा NR। नहीं आ रही बात समझ में? पोलरिटी सेम है सबकी और मैंने इसमें एक कैपिटल R लगा दिया, तो करंट कितनी फ्लो होगी इसमें, इक्विवेलेंट EMF, अरे इक्विवेलेंट EMF कितना आया इसका, और ये R इक्विवेलेंट है, तो यह आया NE अपॉन R प्लस है। क्लियर है क्या बात? समझ में आई बात? अच्छा अब बोर्ड पे देखो, एक मैं चीज बताना चाह रहा था आपको कि इफ NR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सम बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो I की वैल्यू क्या होगी, NE अपॉन R को नेग्लेक्ट कर देंगे NR, तो N से N कट जाएगा तो E अपॉन R। तो इस सर्किट में करंट तो E अपॉन R ही फ्लो हुई, तो करंट क्या रहेगी, करंट सेम ही रहेगी, करंट सेम ही रहेगी। फिर समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर जो NR वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R है तो करंट तो सेम ही है। तो चाहे आप एक बैटरी लगाते, चाहे आप 10 बैटरी लगा दी आपने, जब करंट सेम है तो कोई भी फायदा नहीं हुआ इसे लगाने का। तो देन सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल। सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है बैटरी का, है ना। लेकिन इफ इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो N इंटू E अपॉन R। समझ में आ रही है बात? तो ये जो करंट होगी, ये जो करंट होगी, करंट जो है N टाइम्स बढ़ गई। सीरीज में बहुत सारी बैटरी को जोड़ने के बाद इसमें करंट जो है N टाइम्स E अपॉन R हो गई, तो करंट इज हाई, करंट इज हाई, देन इट इज यूजफुल। मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लिया आपके पास कोई रेजिस्टेंस R है और उसमें आप करंट फ्लो कराना चाहते हो और ज्यादा करंट फ्लो कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि चलो भाई बैटरी को लाते हैं और बहुत सारी बैटरी सीरीज में जोड़ जाते हैं, तो EMF बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप बहुत सारी बैटरी को जोड़ोगे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो जुड़ जाएगा। तो यदि ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जोड़ने के बावजूद भी करंट तो उसमें E अपॉन R बहुत छोटी रही, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देन सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। समझ में आई बात? तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा बेटा सौजन्या,
जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, क्लियर है क्या बात, देन इट इज यूजफुल। तो करंट जो होगी n टाइम्स बढ़ जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा।